दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र की भूमिका बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसकी प्रकृति गणित की तरह है। हिंदी के व्याकरण में आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में जो लेखन शैली है, अगर आपकी अच्छी है तो चाहे गद्यांश की बात हो, चाहे पत्र लेखन की बात हो, चाहे पलवन की बात हो, चाहे निबंध लेखन की बात हो, इसमें भी आप गणित विषय की तरह अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि कुछ लोगों के बहुत ही कम अंक आते हैं, वही पुस्तकें होती हैं, जबकि कुछ लोग बहुत अच्छा स्कोर हिंदी में लेकर के आ जाते हैं। तो हम देखेंगे भाई ऐसी कौन से टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले ज़रूरी है कि हिंदी के अंदर जो व्याकरण खंड है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, और एक एक शब्द को आप 20-20 बार लिख करके अभ्यास करोगे तभी वहाँ पर लिख पाओगे। दोस्तों, जैसे पर्यायवाची पूछा, अब पर्यायवाची आपको आ रहा है ना, लेकिन पर्यायवाची की आपने वर्तनी की अशुद्धि कर दी तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक शब्द आपसे पूछा है ना, फिर आपने लिख दिया आगत पत्तिका, प्रोसित पत्तिका, तो पत्तिका में ती छोटी की जगह बड़ी कर दी, तो वो भी आपका गया। वाक्य विन्यास की बात करें, है ना, वाक्य विन्यास में पूरा का पूरा वाक्य आपने सही लिख दिया, लेकिन उसमें वर्तनी की अशुद्धि कर दी। युग्म शब्द में आपने वर्तनी की अशुद्धि कर दी। तो ये वर्तनी की अशुद्धि हिंदी माध्यम के जो हम लोग हैं कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारा जो उच्चारण है, जब हमारा उच्चारण ही गलत है तो निश्चित रूप से हम गलत ही लिखेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि उपयुक्त है या उपर्युक्त है या उपरोक्त है, सही शब्द क्या, जब हमें पता ही नहीं है, हमारा उच्चारण ही जब गलत है, हम जब संस्कृत बोलते हैं तो हम संस्कृत कैसे लिखेंगे, जब हम कृषि बोलते हैं तो कृषि कैसे लिखेंगे, तो हमारा उच्चारण ही गलत है। तो इसलिए ग्रामर का जो पार्ट है आपका, उसमें चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे एक शब्द हो, चाहे युग्म शब्द हो, चाहे प्रशासनिक शब्दावली हो, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि एक एक शब्द को आप 20-20 बार लिख करके अभ्यास कीजिए, तभी इस खंड में बहुत अधिक अंक ले पाएंगे। और इस खंड में अगर आप अधिक अंक लाते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक स्तर पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप रामायण की संधि गलत कर रहे हैं तो शिक्षक समझ जाता है कि इसकी जो हिंदी है थोड़ी सी कमज़ोर है। तो उस खंड के अंदर आप ये कोशिश करो कि अधिक से अधिक अंक आएँ आपके, तो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये खंड अगर आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो जब शिक्षक कॉपी चेक करेगा तो आपके पत्र लेखन में भी अधिक अंक आएंगे और निबंध लेखन में भी अधिक अंक आएंगे। सब जगह आपको उसका कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि ग्रामर जो है उसमें कैसे तैयारी करें। ग्रामर के लिए मेरी दृष्टि से राघव प्रकाश बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा आप और पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर हरदेव बारी की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी किताब है। अब बात करते हैं कि साहब जो लेखन शैली वाला जो खंड है उसमें कैसे तैयार करें। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले बात करें गद्यांश की। तो गद्यांश में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम सोचते हैं कि एग्जाम हॉल में लिख देंगे, घर से अभ्यास करके नहीं जाते। तो दोस्तों, संक्षेपण अपने आप में एक कला है जो अभ्यास से विकसित होती है। एक कला है जो अभ्यास से विकसित होती है। यूं ही लिख करके आ जाओगे तो फिर नंबर ही ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप कम से कम 20-30 जो गद्यांश है उनका अभ्यास करो। आप राजस्थान पत्रिका में से संपादकीय उठा लीजिए। अब आपने संपादकीय उठा लिया, उस संपादकीय में आप यूँ मान लीजिए जैसे 2000 शब्द है, तो आप कला सीखिए उसको 700 शब्दों में कैसे करना है। इसी तरीके से आपसे 1000 शब्द वाला कोई गद्यांश ले लीजिए, उसको 300 शब्द में कैसे करना है। इसी तरीके से आप 500 शब्द वाला, ज़्यादा फोकस इसी पे रखिए, 500 शब्द वाला एक गद्यांश ले लीजिए, फिर आप देखिए कि उसको संक्षेपण कैसे करना है। तो दोस्तों, राघव प्रकाश की पुस्तक में बताया हुआ भी है और अभ्यास के लिए दे भी रखे हैं। तो आप युग्म शब्द का प्रयोग, है ना, एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए ये देखें। जैसे दोस्तों मैं कहूँ कि राम तो बहुत ही स्थिति खराब है उसकी, राम के पास पैसे ही नहीं है, तो आर्थिक विपन्नता शब्द अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए। मैं ये कहूँ राम के माँ बाप नहीं है, तो एक अनाथ जो शब्द है वो अपने आप में पर्याप्त है इस बात को करने के लिए। मैं ये कहूँ उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो एक शब्द है दयनीय है, तो पर्याप्त है। तो सबसे पहला जरूरी है आपके लिए कि जो आप वाक्य पढ़ रहे हो, आपने बड़ा सेंटेंस पढ़ा, तो उसका अगर एक शब्द अगर आपको मिल रहा है तो उसके लिए आप एक शब्द लिख लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए आप। दूसरा कि कनेक्टिविटी देने के लिए, जैसे मैं ये कहूँ कि कोरोना काल के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन आदमी को खुद को लड़ना पड़ेगा तभी समस्या का समाधान होगा। तब उसके लिए आप आत्मदीपोभाव शब्द दे दिया, तो इसका मतलब है वो सारी जो बात कही उसका सार रूप ही आ गया कि आत्मदीपोभाव।
ठीक है। इस तरीके से एक गद्यांश है जिसमें मैं ये कहूँ कि साहब पंचायती राज के अंदर आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इसकी बजाय एक शब्द को बहुविमीय समस्याएं हैं, बहुआयामी समस्याएं हैं। तो संक्षेपण एक कला है, जब आप खुद देखोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो गद्यांश के अंदर, और गद्यांश के लिए सबसे पहले क्या करो, आप उस गद्यांश को पढ़ लो, फिर उस गद्यांश से संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बात सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग में सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा और अन्य जो स्टेट है उनकी मुख्य परीक्षाओं के लिए भी यही बात है कि जब जो गद्यांश है, और इस गद्यांश का संबंध सिर्फ आप हिंदी से मत समझो दोस्तों, बाकी जो आपके अनिवार्य जो प्रश्न पत्र है उसमें जहाँ लिखना है वहाँ भी ये संक्षेपण की जो कला है आपके बहुत काम आएगी। आपने कर्णिमा पर बहुत पढ़ रखा है, लेकिन 15 शब्द में लिखना, यही तो लेखन शैली है। ये संक्षेपण सिर्फ हिंदी में काम की चीज़ नहीं है। अगर ये संक्षेपण की कला आपने सीख ली तो आप लोक प्रशासन वाले भाग में भी, दर्शन शास्त्र वाले भाग में भी, अर्थशास्त्र वाले भाग में भी आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। इसलिए संक्षेपण की कला सीखो, और संक्षेपण की जो कला है ये आप सिर्फ एक दिन के अंदर नहीं सीख सकते। तो एक शब्द का प्रयोग करो, संक्षेप में बात कहने की कला सीखो। बहुत ज़्यादा समस्याएं जब दे तो उसके लिए एक शब्द करना, एक शब्द प्रयोग करना सीखो। कोमा लगा लगा करके बात कहने की जो कला है वो सीखो। दोस्तों मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे विज्ञान है, मैंने कह दिया था विज्ञान एक निश्चित ज्ञान है, विज्ञान के अंदर सार्वभौमिकता की जा सकती है, विज्ञान का जो संबंध है ईश्वर या किसी पारलौकिक सत्ता से नहीं होकर के इस अनुभव जगत से विज्ञान का संबंध है। या मैं ये कह दूँ विज्ञान के पास में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। विज्ञान के अंदर बातों के अंदर सिलसिलेवार घटना का वर्णन किया जाता है। तो अब इसको संक्षेप में कहना तो मैं कहूँगा विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सार्वभौमिक, अनुभव आधारित कर्मिक ज्ञान है। तो जो सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो, सारी जो बातें पढ़ रहे हो, उसको आप माला के अंदर, दोस्तों माला होती मन के अलग अलग है, लेकिन जब माला में पिरो दिए जाए तभी तो माला होती है। तो आरएस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य अध्ययन के कोई भी प्रश्न पत्र हो, आपके पास में शब्द रूपी मनके हैं, और उन मनकों को माला के अंदर आप कैसे पिरोते हो, यही जो एक कला है। तो ये बात हो गई हमने गद्यांश की, जो ना केवल हिंदी के लिए बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब बात करते हैं पलवन की। पलवन में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। आपको कोई कथन दे दिया, कोई सूक्ति दे दी, तो उसका भाव विस्तार करना होता है। अब भाव विस्तार का मतलब ये नहीं कि आपने जो मर्जी है आपने लिख दिया। जैसे मैं कहूँ कि रह सकता है माधो वही सुरक्षित जिसके पास बल है। रह सकता है माधो वही सुरक्षित जिसके पास बल है। तो ये भाव क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आज के युग के अंदर सुरक्षित रहने के लिए ही बल चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए ही बल चाहिए। अब आप बताओगे, है ना, अब कोई भी पलवन आ जाए तो उसमें आप 4 या 5 पंक्तियां ऐसी रखिए जिसमें परीक्षक कुछ भी पूछे आपको उनका प्रयोग करना ही है। कैसे? एक पंक्ति जैसे मैं बताता हूं, कोई भी समस्या दे दे, कोई भी सूक्ति दे दे, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है। दोस्तों हमने बात नहीं कही है, बात किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है, कोई बहुत बड़े विचारक ने कही है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने कही है, और तभी उस विषय पर हमसे पलवन में ये विषय पूछा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए न्यूनतम बल जरूरी है। या इसके अलावा ऐसी कोई भी बात कह सकते हैं आप जिसमें आप ये कहो कि साहब ये सार्वभौमिक सत्य है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि साहित्य के बिना समाज अधूरा है। एक वाक्य को गति देने के लिए, आपने जो पढ़ रखा है उसमें क्रमिकता देने के लिए, भावों में प्रवाह देने के लिए ये जो टैग लाइन है, ऐसी 4 या 5 टैग लाइन आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप खुद लिखोगे तो आपका खुद का शब्दकोश जो विकसित हो जाएगा। इसी तरीके से जब पलवन आप खत्म करते हो तो लास्ट में, अंत में आप ये कह सकते हैं अस्तु, निष्कर्ष रूप से, या अस्तु ये कहा जा सकता है, या निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है, जो बात आपको कहनी है कि रह सकता है माधो वही सुरक्षित जिसके पास बल है। तो ये पलवन क्या उम्मीद कर रहा है? ये पलवन ये कह रहा है कि आप बताओ कि भाई पहले तो आप ये बताओ कि लड़ाई किसके लिए है? संघर्ष, सत्ता के लिए संघर्ष है,
संघर्ष किसके लिए? फिर आप कहो कि आज के युग के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी युग के अंदर ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि इंसान को खुद को जिंदा रखने के लिए भी संघर्ष करना जरूरी है। अब उसको आप उदाहरणों से बताओ। जैसे पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था, तब अटल बिहारी जी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हम जो परमाणु बम बना रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम खुद की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। तो इस तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संक्षिप्तता के साथ के अंदर, पलवन के अंदर आपको जो कथन दिया हुआ है उस कथन को आपको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे एक पलवन आपको और देता हूं मैं, है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसमें भी वही बात आप ये कह सकते हो, ये सार्वभौमिक सत्य है संसार के अंदर कि जिसने मन को कमजोर कर लिया वो कभी विजेता नहीं बन सकता। फिर आप विभिन्न उदाहरणों से ये बताओ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप ऐसे बहुत से व्यक्तित्व का उदाहरण दे सकते हो जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से समस्याओं पर नियंत्रण किया है। वो उदाहरण राजनीति के हो सकते हैं, एक उदाहरण प्रशासन का हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको अति संक्षेप में अपनी बात कहते हुए समझानी पड़ती है। तो पलवन के लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। अब बात करते हैं पत्र लेखन की। दोस्तों, पत्र लेखन में हम गलती क्या कर लेते हैं कि पत्र लेखन के अंदर हम थोड़े भावुक हो जाते हैं, जबकि सरकारी पत्र लेखन के अंदर भावुकता की कोई जगह नहीं है। वो पत्र उसी रूप में लिखा जाता है जिसका निर्धारित प्रारूप है। अगर आपको अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है तो उसमें अनौपचारिकता का भाव होगा, उसमें ज्ञापन लिखना है, ज्ञापन है तो ज्ञापन का अलग भाग होगा, अगर सर्कुलर है, परिपत्र है तो उसका ढांचा अलग होगा। तो मेरी सलाह ये है आपसे कि जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो भी पत्र लेखन की विधा है तो उसके सबके एक एक प्रारूप आप याद कर लीजिए। जैसे अधिसूचना है तो अधिसूचना के लिए एक ढांचा आपके दिमाग के अंदर रहना चाहिए, जिसमें कहाँ पे बोल्ड किया जाएगा, कहाँ पे आज्ञा से लिखा जाएगा, कहाँ पे जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश से अमुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो जो भी आपकी भाषा है, एक पत्र लेखन, एक कार्यालय आदेश का हो, एक ज्ञापन का हो, एक परिपत्र का हो, एक शिकायती पत्र का हो, सबका एक ढांचा आपके रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, जिसमें कोमा का भी अंतर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप पत्र लेखन, और पत्र लेखन के अंदर जो राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, सरकारी कार्यालयों के अंदर मैंने ये देखा, जैसे हमने जो तैयारी की वो राघव प्रकाश से तैयारी की, तो उससे नंबर थोड़े से पत्र लेखन में कम आते हैं। तो जो वास्तव में शासकीय कार्यालयों के अंदर पत्र कैसे लिखा जाता है, बहुत से जो लोग हैं, आप अगर खुद जॉब में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपके परिवार के अंदर जो भी सरकारी जॉब में हैं उनसे कहिए कि मुझे कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बताइए, ऑफिस की कोई ऑर्डर कॉपी बताइए, तो उससे आप तैयारी कीजिए। पत्र लेखन भी एक गणित की तरह है। इसके अलावा पत्र लेखन के अंदर आप 50-50 शब्दों में ये भी लिख करके याद करो जहाँ सोचने की जरूरत नहीं हो कि अर्थशास्त्र के पत्र, अर्थशास्त्र के पत्र का वह प्रकार है जिसमें निविदा वह प्रकार है जिसमें। तो 50-50 शब्दों में, चाहे कार्यालय आदेश हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे कार्यालय टिप्पणी हो, 50-50 शब्दों में आपके पास में, जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में आप लिख करके रखते हैं उस तरीके से घर से लिख करके जाइए कि कार्यालय आदेश क्या है, कार्यालय पत्र क्या है, इस तरीके से। अब बात करते हैं निबंध लेखन की। दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा में जो निबंध लेखन है उसकी शब्द सीमा बहुत कम होती है और बहुत कम शब्दों के अंदर अपनी बात कहनी है। तो उसमें भी वही बात है, कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक है, उसका शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हुए समस्या की भयावता, समस्या के कारणों, सरकार क्या क्या कर रही है, अंत के अंदर आशावादी झोंके के साथ में आपको बातें खत्म करनी है ना। जैसे नक्सलवाद है तो नक्सलवाद पे आपने 20 पेज पढ़ रखे होंगे, लेकिन परीक्षक तो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप एक पेज के अंदर, अधिकतम एक पेज के अंदर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप बताओ, नक्सलवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो बदलाव लाना चाहती है और कैसे बदलाव लाना चाहती है, ये बता दो। फिर अति संक्षेप में बताओ इसका उदय कैसे हुआ, एक या दो पंक्ति के अंदर के। चारू मजुमदार, कानू सान्याल,
पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से, तो ये हल्की सी लाइन के अंदर ये कह दो। अब उसके बाद में करो नक्सल कोई भी समस्या है उसकी पृष्ठभूमि के अंदर जाओ कि उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है, तो आप बताओ उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि या उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, क्या कारण है जिससे ये समस्या पैदा हुई है। फिर बताओ कि वर्तमान के अंदर भयावह रूप कितना है, तो अति संक्षेप में बताओ कि वर्तमान के अंदर भारत के इतने राज्य के इतने जिलों के अंदर ये फैल चुका है। फिर बताओ सरकारें क्या कर रही है, तो सरकारों को बताओ कि सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और अंत में कहो कि केवल सरकार के भरोसे, सरकार बहुत अच्छा कर रही है लेकिन केवल सरकार के भरोसे कोई भी समस्या हो जाए, सरकार के भरोसे इसका समाधान नहीं हो सकता। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी, आर्थिक और सामाजिक जो असमानता खत्म होगी, तब ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर हिंदी के अंदर एक मैंने छोटी सी रणनीति बताई है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से बताने के लिए तैयार हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और आप अपनी प्रतिक्रिया दे करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।